वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीबीसी के यहाँ पे पैरामीटर। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है। अब यूजली आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी ने कोई यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया, सीरम का एनालिसिस कराया, तो उसमें हमने यहाँ पे सीबीसी यूजली जो है वो परफॉर्म कराते हैं। मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे हेमरेज हो गया, तो उन सब कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीबीसी को कराते हैं। अब मान लीजिए आप घर में बड़े हैं, ठीक है, तो घर में मान लीजिए आपके पापा या फिर आपके मदर का यहाँ पे सीबीसी रिपोर्ट आया। अब उनको अगर पता चल गया कहीं से कि आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट, तो हाथ में ला के दे देंगे और बोलेंगे चलो बेटा बताओ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपका रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे हीमोग्लोबिन की, तो नॉर्मल रेंज तो सबको मालूम होता है, लेकिन अब आप उस रिपोर्ट में ये देखेंगे कि यहाँ पे जो अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो किस डिजीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करता है, या फिर अगर हीमोग्लोबिन ग्लोबिन का जो लेवल है वो अगर आपका डिक्रीज हुआ है तो वो आपको किस डिजीज़ को यहाँ पे ये इंडिकेशन करेगा। तो इस सब के बारे में यहाँ पे हम थारोली डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी सीबीसी रिपोर्ट को यहाँ पे स्टडी करने में। कोई भी सीबीसी रिपोर्ट आ जाएगी तो आप इजीली जो है उसको पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और ये जो पेशेंट है वो किस चीज़ से जो है यहाँ पे सफ़र कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन का। देखिए नॉर्मल अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पे मेल की अगर हम बात करें तो मेल में 13.5 से लेके यहाँ पे 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होती है। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 12 से लेके वो 15 पॉइंट यहाँ पे 5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट आपने देखी तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये किस किस कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा के केस में बढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पे सीओपीडी डेट इज यहाँ पे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव यहाँ पे पल्मोनरी डिजीजेस होती हैं, उस कंडीशन में भी आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में भी आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ जो है वो दिखाई देगा। और ये इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, यहाँ पे या तो पॉलीसाइथीमिया वेरा को, यहाँ पे सीओपीडी को, या फिर जो आपका डिहाइड्रेशन को। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सीबीसी रिपोर्ट देखी और उसमें आपको मिला कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम है, और किस किस डिजीजेस में आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम दिखाई देगा, तो सबसे पहली जो डिजीज है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे एनीमिया। मान लीजिए किसी को हेमरेज हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पे क्रोनिक डिजीज जो होती है, ठीक है, उस कंडीशन में, या फिर जो आपका यहाँ पे बोन मैरो सप्रेशन हो गया, ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल से आपको कम जो है वो इंडिकेट करेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हेमाटोक्रिट की। ठीक है। अब देखिए हेमाटोक्रिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका नॉर्मल लेवल होता है, तो यहाँ पे मेल के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 41 to 53% होता है। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस में आपको यहाँ पे 36 से यहाँ पे 46 के आसपास जो है परसेंट जो है आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको बढ़ी हुई कहाँ मिलेगी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन के केस में और यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया के केस में आपको इसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। और आप यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू हाई है तो आप दो डिजीज़ का यहाँ पे जो है क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं। एक जो है डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर जो आपका पॉलीसाइथीमिया की वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर इसकी वैल्यू लो है तो ये इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे एनीमिया, क्योंकि एनीमिया के केस में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे हेमाटोक्रिट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। अगर कोई पेशेंट है या कोई बच्चा वो अगर यहाँ पे ओवर हाइड्रेशन हो गया, एक होता है आपका डिहाइड्रेशन और एक हो जाएगा यहाँ पे ओवर हाइड्रेशन, मतलब जो उसको एक्सेस अमाउंट्स में क्या मिल रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, तो उस कंडीशन में या फिर अच्छे लेवल का यहाँ पे पानी मिल रहा है, या फिर जो है आपका नॉर्मल सलाइन हो गया या फिर डेक्सट्रोज हो गया, ये सब जो बहुत हाई लेवल में है, और बच्चा या फिर जो पेशेंट है वो क्या होगा, यहाँ पे ओवर हाइड्रेशन हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे हेमाटोक्रिट की जो वैल्यू होती है वो आपको बढ़ी हुई जो है वो दिखाई देगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीसी काउंट। ठीक है। अगर हम फीमेल की मेल की बात करें तो मेल में 4.7 से जो है यहाँ पे 6.1
एम पर म्यूएल जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। वहीं पे फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4.2 से आपका 5.4 एम पर म्यूएल जो है वो देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल रेंज है। देखिए आप जब कभी भी यहाँ पे जो है पैथ लैब जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू लिटिल बिट जो है 0.1 0.2 जो है आगे पीछे हो सकती है, तो इसमें आपको ज़्यादा डरने और ज़्यादा सोचने की जो है आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे आरबीसी काउंट आपको हाई लेवल जो है इंडिकेट क्या करेगा, मतलब अगर मान लीजिए आपने सीबीसी रिपोर्ट देखी, वहाँ पे अगर आरबीसी काउंट बहुत हाई है तो ये इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया वेरा या फिर जो है कोई हार्ट डिजीज, मतलब पॉलीसाइथेमिया वेरा के केस में। और यहाँ पे हार्ट डिजीज के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका जो आरबीसी काउंट है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एनीमिया की बात हो या फिर बोन मैरो यहाँ पे फेलियर, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरबीसी का काउंट आपको यहाँ पे लो दिखाई देगा, जो कि इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, अनेमिया को या फिर बोन मैरो यहाँ पे फेलियर को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एमसीवी। एमसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे मेन कॉर्पस्कुलर यहाँ पे वैल्यू। इसकी अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 80 से 100 यहाँ पे फेम्टोलीटर जो है आपको देखने को मिलेगी। मेल एंड फीमेल में दोनों जो रेशियो यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है। ये नहीं कि मेल में ज़्यादा हो गया तो फीमेल में कम हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 80 से 100 फेम्टोलीटर। अब इसकी वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में भी दो कंडीशन बनती है, एक हो जाएगी यहाँ पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी और एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे फॉलेट की डिफिशियंसी। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है जो है आप इसको डिफाइन कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए या फिर जो फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट की डिफिशियंसी हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया में इन दोनों की यहाँ पे डिफिशियंसी होती है। और वहीं पे अगर ये है इसकी वैल्यू जो है लो है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, डेट इज यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी बोल सकते हैं या फिर जो आप यहाँ पे थैलासीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलासीमिया के केस में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मेन कॉर्पस्कुलर वैल्यूम जो होता है ना, जो कि नियर अबाउट यहाँ पे आपका 80 से 100 फेम्टोलीटर होता है, इसका लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। अगर बढ़ गया तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, घट गया तो यहाँ पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे MHC, डेट इज यहाँ पे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करें यहाँ पे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन की, तो ये आपको कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे 27 से यहाँ पे 33 यहाँ पे पिकोग्राम। इसकी जो है ये नॉर्मल वैल्यू है, किसमें, मेल और फीमेल दोनों में जो है वैल्यू यही होती है, ठीक है। ये नहीं कि मेल में ज़्यादा है तो फीमेल में कम में, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में जो है यहाँ पे सेम होती है, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आपको बढ़ी हुई अगर मिल रही है तो ये इंडिकेट करेगी किसको, यहाँ पे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पे डिक्रीज मतलब घटी हुई दिखाई देगी तो ये इंडिकेट करेगी किसको, यहाँ पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे MCHC। यहाँ पे MCHC का मतलब होता है आपका मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन यहाँ पे कंसंट्रेशन। वो कितना होती है, वो आपका यहाँ पे 32 से आपका जो है 36 यहाँ पे ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे CBC रिपोर्ट में इंक्रीज दिखाई दे रही है तब आप यहाँ पे आप क्या सजेस्ट करेंगे, यहाँ पे हेरिडेटरी यहाँ पे स्फीरियोसाइटोसिस या फिर जो है आपका हाइपरक्रोमिया के कंडीशन में ये वैल्यू आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। वहीं पे अगर ये वैल्यू आपको लो दिख रही है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगी, हाइपोक्रोमिक एनीमिया को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे RDW। यहाँ पे RDW का मतलब होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। और विड्थ को हम किस में जो है इंडिकेट करते हैं, इसको हम इंडिकेट करते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 11.5 से 14.5%, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपको बढ़ी हुई मिल रही है, ठीक है, CBC रिपोर्ट में अगर आपको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ पे RDW की जो वैल्यू बढ़ी हुई है तो ये जो है इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, यहाँ पे मिक्स्ड एनीमिया। मिक्स्ड एनीमिया में क्या क्या आता है, यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यहाँ पे आपका विटामिन B12 एनीमिया और यहाँ पे फॉलेट डिफिशियंसी। मतलब इन कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे इन तीनों कंडीशन को मिला के हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एनीमिया। क्योंकि यहाँ पे आयरन की भी डिफिशियंसी हो जाएगी, यहाँ पे जो आपका विटामिन B12 होता है उसकी भी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे जो फॉलेट होता है उसकी भी आपको डिफिशियंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इन कंडीशन में आपका RDW की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे हाई हो जाती है। या फिर जो है यहाँ पे NISO यहाँ पे सिस्टोसिस के केस में भी ये वैल्यू आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे RDW की वैल्यू अगर यहाँ पे डिक्रीज आपको दिख रही है CBC रिपोर्ट में, ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे यूनिफॉर्म RBC साइज। मतलब जो आपकी जो RBC की साइज है वो क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, नॉर्मल इन सम एनीमियाज। क्योंकि यहाँ पे कुछ एनीमिया ऐसी होती है ना जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन की जो विड्थ होती है
तो वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे नॉर्मल होती है कुछ कुछ अनीमियाज के केस में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, वो 4000 से यहाँ पे 11000 पर म्यूल होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको बढ़ी हुई कहाँ कहाँ दिखाई देगी, देखिए जब कभी भी यहाँ पे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वहाँ पे बढ़ जाता है, जो कि इंडिकेट करता है किस चीज़ को, इन्फेक्शन को। यहाँ पे ल्यूकीमिया डेट इज यहाँ पे आपका कोई कैंसर हो जाए या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए बाहर से पैथोजन यहाँ पे अटैक करा, तो उस कंडीशन में भी आपकी डब्ल्यूबीसी की जो काउंट है वो बढ़ी हुई दिखाई देगी। और इन्फ्लेमेशन, मान लीजिए कोई यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो उस कंडीशन में भी आपकी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट यहाँ पे इंक्रीज आपको दिखाई देगी। अब ये डब्ल्यूबीसी काउंट आपको डिक्रीज कहाँ कहाँ दिखाई देती है, मतलब उसका लो लेवल कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे बोन मैरो सप्रेशन हो गया, तो बोन मैरो सप्रेशन के केस में, यहाँ पे ए प्लास्टिक एनीमिया के केस में, और मान लीजिए कोई यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन, दैट इज यहाँ पे कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि वायरस के थ्रू हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट का जो लेवल है वो कम दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की। तो सबसे पहले आपका आता है न्यूट्रोफिल्स। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो यहाँ पे 40 से 70% इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और न्यूट्रोफिल्स आपकी बढ़ती कब है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई स्ट्रेस हो गया, या फिर जो हम स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ पे ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया है, या फिर आपने कोई यहाँ पे कीमो इफेक्ट, मतलब जो कैंसर था उसके रिस्पेक्ट में आपने कीमो लिया है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रोफिल्स का जो लेवल है वो आपको कम दिखाई देगा। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लिम्फोसाइट। वैसे यूजली जो है लिम्फोसाइट की अगर बात है, 2 तरीके का होता है, एक हो जाएगा टी लिम्फोसाइट, एक होता है आपका यहाँ पे बी लिम्फोसाइट। देखिए इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 22 यहाँ पे 40% होती है। इसकी वैल्यू आपको बढ़ी हुई कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे मान लीजिए कोई वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है उस कंडीशन में, दैट इज यहाँ पे CLL, दैट इज यहाँ पे क्रोनिक यहाँ पे लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के केस में आपको जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनकी वैल्यू या फिर जो है इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन HIV के केस में या फिर इम्यूनो डिफिशियंसी के केस में जो है, अगर मान लीजिए लिम्फोसाइट यहाँ पे डिक्रीज है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, HIV को, या फिर इम्यूनो डिफिशियंसी यहाँ पे डिजीजेस को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मोनोसाइट की। तो मोनोसाइट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2 यहाँ पे 8% होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8% से ज़्यादा हो गई है तो ये जो है इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे आपका यहाँ पे TB हो जाएगा, या मान लीजिए कोई यहाँ पे जो है आपका ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे मान लीजिए आपका मैस्थीनिया ग्रेविस, जो कि क्या होती है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और ये जो है यहाँ पे रेयर कैन बी सीन इन बोन मैरो सप्रेशन। और यहाँ पे मोनोसाइट का जो वैल्यू है वो बहुत कम जो है, यूजली जो है उसका लेवल जो है कम जो है यूजली कब दिखाई देता है, यहाँ पे बोन मैरो सेपरेशन के केस में। बहुत रेयर कंडीशन है, कभी कभार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्नोफिल्स की। तो स्नोफिल्स जो है आपकी यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 1 to 6%, ठीक है। और ये वैल्यू आपको यहाँ पे बढ़ी हुई अगर मान लीजिए है तो ये इंडिकेट करेगी किसको, यहाँ पे मान लीजिए कोई एलर्जीज। अब मान लीजिए आप यहाँ पे सड़क पे जा रहे हैं, कोई पोलन ग्रेन आ गया या फिर कोई ऐसी चीज़ है, यहाँ पे कितने लोग को यहाँ पे परफ्यूम से एलर्जी होती है, यहाँ पे जो है पेट्रोल से एलर्जी होती है, यहाँ पे कोई फ्रेगरेंस आ गया, उसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे एलर्जिक कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी स्नोफिल की जो वैल्यू है या फिर जो इसका कंसंट्रेशन है या फिर जो इसका परसेंटेज है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जो कि इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, यहाँ पे कि एलर्जीज को। और यहाँ पे मान लीजिए कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे स्नोफिल की वैल्यू आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे अस्थमा के केस में, ठीक है, अस्थमा के केस में जो है आपका यहाँ पे स्नोफिल्स का जो वैल्यू है वो भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और इसकी वैल्यू अगर लो है तो यहाँ पे देखिए स्टीरॉइड अगर आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टीरॉइड अगर आप यूज कर रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू आपको डिक्रीज दिखाई देगी। उसके साथ साथ मान लीजिए आपको यहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन, मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे कि एक्यूट इन्फेक्शन के केस में ये वैल्यू आपको कम जो है वो दिखाई देगी, डेट इज यहाँ पे 1% से भी कम। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बैसोफिल की। तो बैसोफिल जो है वो कितना परसेंट होता है, वो लेस देन यहाँ पे 1% होता है, जो कि आपको यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू जो है 1% से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे क्रोनिक माइल्ड ल्यूकीमिया, या फिर मान लीजिए कोई यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के केस में इसकी वैल्यू आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे क्या ये लो वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये रेयरली क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, मतलब इसका कोई यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं है। प्लेटलेट काउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.5 लाख से यहाँ पे 4.5
लाख पर ml के आसपास ये होता है। और अगर यहाँ पे प्लेटलेट का काउंट आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीबीसी रिपोर्ट में, तो ये इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोसिस, दैट इज यहाँ पे ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर को ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आपके बॉडी में क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो गया, उसके वजह से आपका यहाँ पे प्लेटलेट काउंट बढ़ गया है। ठीक है, और मान लीजिए अगर प्लेटलेट काउंट यहाँ पे डिक्रीज है, कब डिक्रीज होता है, जो कि इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को, यहाँ पे डेंगू के केस में, उसके साथ साथ यहाँ पे आईटीपी डेट इज यहाँ पे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा के केस में, या फिर आपका यहाँ पे डीआईसी, डीआईसी का मतलब होता है यहाँ पे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के केस में, या फिर जो है आपका सेप्सिस डेट इज यहाँ पे ब्लड का कोई मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का जो काउंट, प्लेटलेट का जो काउंट है वो आपको यहाँ पे नॉर्मल से कम दिखाई देगा, जो कि इंडिकेट करेगा या तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डेंगू, यहाँ पे आईटीपी, डीआईसी और यहाँ पे सेप्सिस को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका किसका, यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे एमपीवी। एमपीवी का मतलब होता है मीन प्लेटलेट वैल्यू। मीन प्लेटलेट वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वो 7.5 से लेके 11.5 यहाँ पे फेमटोलीटर के आसपास होती है। अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है, तब ये वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। वहीं पे अगर यहाँ पे बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमपीवी का जो वैल्यू है वो आपको कम जो है वो नॉर्मल से कम दिखाई देगा। और यहाँ पे ए प्लास्टिक एनीमिया जो होता है उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो कम देखने को मिलेगी। अब देखिए जो हमने पढ़ा है उसका यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, क्विक क्लिनिकल पॉइंट बना लेते हैं, ताकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और नॉर्मली भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे सीबीसी रिपोर्ट आपने देखी, वहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो लो है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यूम, मतलब हीमोग्लोबिन की वैल्यू भी लो है और मीन कॉर्पस्कुलर जो वैल्यूम है वो भी वैल्यू आपको लो है। तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को। अब मान लीजिए यहाँ पे लो हीमोग्लोबिन है, उसके साथ साथ यहाँ पे हाई एमसीवी, मतलब जो है हीमोग्लोबिन तो लो है लेकिन यहाँ पे मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे हाई है। ये आपको क्या इंडिकेट करेगी, ये आपकी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी या फिर जो फोलेट की डिफिशियंसी को यहाँ पे इंडिकेट करेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हाई डब्ल्यूबीसी। अब देखिए हाई डब्ल्यूबीसी कहाँ होती है, ये आपको यूजुअली जो है इन्फेक्शन के केस में होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका न्यूट्रोफिल्स है उसकी वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी हाई है और आपकी जो न्यूट्रोफिल्स है वो भी हाई है। तो ये इंडिकेट करेगा क्या, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में आपका डब्ल्यूबीसी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है और जो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स का जो परसेंटेज है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे एक सीबीसी रिपोर्ट मिली, उसमें आपको दिखा कि सारे पैरामीटर जो है वो नॉर्मल है लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या है वो इंक्रीज, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे लिम्फोसाइट्स भी इंक्रीज है। तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन। ये देखिए ये दोनों कंडीशन जो है सिमिलर है, इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे डब्ल्यूबीसी हाई है लेकिन अगर न्यूट्रोफिल्स हाई है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, लेकिन अगर लिम्फोसाइट हाई है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन। तो ये दोनों का पॉइंट जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता, तो दोनों को आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे लो प्लेटलेट, तो यहाँ पे लो प्लेटलेट क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को कौन इंडिकेट करता है, यहाँ पे लो प्लेटलेट। इस कंडीशन में आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पे डेंगू के लिए जाएंगे, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेप्सिस के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे आईटीपी। आईटीपी का मतलब होता है इडियोपैथिक यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे सीबीसी का रिपोर्ट कि आप सीबीसी का रिपोर्ट यहाँ पे कैसे देखेंगे। यूजुअली क्या होता है कि घर में क्या होता है, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसको जो है माँ बाप ने, मान लीजिए किसी का फादर का सीबीसी हुआ या मदर का सीबीसी हुआ, तो कंडीशन में बच्चे को पकड़ा देते हैं, बोलते बेटा जरा देख के बताओ इसमें क्या डिफेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पे पता रहेगा तो थोड़ा बहुत आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये नॉर्मल वैल्यू और इससे कौन सी डिजीजेस हो, मतलब किस कंडीशन में इसकी वैल्यू हाई दिखाई जाती है और किस कंडीशन में इसकी वैल्यू आपको लो मतलब देखने को मिलती है और ये क्या इंडिकेट करती है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर कर लिया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस बेसिस पे आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ईसीजी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।